हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ सीटेट से संबंधित कुछ न्यूज लेके। तो चलिए आइए, समय को व्यर्थ में न गंवाते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले तो चर्चा करने से पहले आप लोग जान लीजिए सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट ये सब क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट कराती है। केंद्र की वैकेंसी हो चाहे राज्य की वैकेंसी हो, चाहे 1 से लेके 5 तक में भर्ती होने की बात हो, चाहे 6 से लेके 8 तक में टीचर की भर्ती होने की बात हो। ठीक है। इन दोनों की परीक्षा सीटेट के माध्यम से होती है। इसको सीटेट 1 या सीटेट 2 बोलते हैं। सीटेट 1 मतलब 1 से 5, सीटेट 2 मतलब 6 से 8। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि अगर आप बीटीसी डीएलएड ग्रेजुएशन है या बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट टीचर की वैकेंसी में नहीं बैठना है। आप सभी को सबसे पहले ये पात्रता परीक्षा जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, आपको इसे क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब टीचर की वैकेंसी आएगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, आप बैठ सकते हैं। अगर आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट है तो आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट है, केंद्र की वैकेंसी आई, तो आप किसी भी राज्य के हो, आप केंद्र का फॉर्म भर के उस टीचर की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। अगर आप किसी राज्य के हैं और राज्य में सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, तो भी अगर आप सीटेट हैं तो उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, तो यूपी गवर्नमेंट जो टेट कराएगी, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, यूपी टेट, वो आप पास हैं तो ही बैठ सकते हैं, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी बैठ सकते हैं। लेकिन यूपी की वैकेंसी है और बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाली है, आप सोचिए सीटेट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट और आप बैठ जाएं तो आप नहीं बैठेंगे। अगर जब कोई राज्य स्पेशल अपने यहाँ का पात्रता परीक्षा कराती है, तो आपको उस राज्य की पात्रता परीक्षा को पास करके वैकेंसी में इन होना होता है। जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, आर टेट और बी टेट। यूपी टेट मतलब उत्तर प्रदेश, बी टेट मतलब बिहार टेट, और उसके बाद आर टेट मतलब राजस्थान टेट, एमपी टेट मतलब मध्य प्रदेश टेट। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब आइए चलते हैं भारत की बहुप्रचलित प्रतीक्षित वैकेंसी, या जिस तरीके से कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, दिसंबर 2024 का फॉर्म आ गया है। ठीक है। इसका जो एग्जाम है, वो एग्जाम इसका 1 दिसंबर को प्रस्तावित है। और इसमें यह भी कहा गया है, अगर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हुई जो अनुमानित है, तो सीटेट का एग्जाम फिर 2 शिफ्ट में होगा। एक तो 1 दिसंबर को होगा और दूसरा 30 नवंबर को होगा। अगर ऐसा ज्यादा जनसंख्या आई बच्चों की, तो अगर बच्चों की जनसंख्या इतनी आई कि एग्जाम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर 1 ही दिसंबर को एग्जाम आपके एक पाली में हो जाएगा। और दूसरी चीज, एग्जाम जो आपका होगा वो ऑफलाइन होगा। आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर लेके सेंटर पे जाइए, फॉर्म भरिए, मतलब फॉर्म भरिए, पेपर सेंटर पे जाइए, पेन पेपर लेके, कॉपी मिलेगा, सॉल्व करिए, टिक मारिए और एमआर भरिए, चले आइए। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। आइए सीटेट पे डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सीटेट जो है दिसंबर में प्रस्तावित है। सीटेट में 2 सीटेट, इसको एक सीटेट 1 यानी कि प्राइमरी बोलते हैं, ये सीटेट 2 यानी कि जूनियर बोलते हैं। सीटेट 1 क्वालिफाई करने के बाद प्राइमरी में 1 से 5 के मास्टर आप होंगे। सीटेट 2 क्वालिफाई करने के बाद आप जूनियर 6 से 8 के टीचर आप होंगे। ठीक है। अगर आपके पास बीटीसी या डीएलएड है, तो आप प्राइमरी यानी सीटेट 1 और सीटेट 2 दोनों आप दे सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं बीटीसी और डीएलएड। ठीक है। अगर आपके पास बीटीसी डीएलएड है, तो आप प्राइमरी टेट मतलब सीटेट 1 और जूनियर टेट यानी सीटेट 2 दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, दोनों का दे सकते हैं। 1 से 5 में भी मास्टर बन सकते हैं, 6 से 8 में भी मास्टर आप बन सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ बीएड है, तो आप 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं और आप 6 to 8 में मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ मास्टर बन सकते हैं, टीजीटी यानी 9th 10th। उसके बाद आप मास्टर कहाँ बन सकते हैं, पीजीटी 11th and 12th। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे वैकेंसी
आती है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि प्राइमरी टेट और जूनियर टेट के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। अगर आपके पास बीटीसी या डीएलएड है और साथ में ग्रेजुएशन है तो आप सीटेट वन यानी प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप जूनियर का फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बीटीसी या डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप जूनियर का फॉर्म भर सकते हैं। आइए प्राइमरी का जो सिलेबस है हम देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या वो चीजें। तो जिसका सिलेबस है 5 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले आपका आ जाएगा हिंदी, दूसरे नंबर पे आपका इंग्लिश और संस्कृत। ये 3 लैंग्वेजेस हैं, हमको सिर्फ 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। प्राइमरी में अगर हम हिंदी ले लेते हैं तो फिर इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लेना हुआ। तो हमने मान लो चलो 2 ले लिया, संस्कृत 2 लैंग्वेज हो गए मेरा। अब बहुत लोग क्या करते हैं फॉर्म भरते वक्त मेन लैंग्वेज अंग्रेजी ले लेंगे, सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले लेंगे। यानी ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा। आपको ऐसे नहीं करना। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट चुनना है, संस्कृत को आपको लैंग्वेज सेकंड चुनना है। इससे क्या होगा कि नॉर्मल हिंदी जो आपकी आती है वही हिंदी पूछी जाएगी, बेसिक आप करके चले आएंगे। नॉर्मल इंग्लिश जो आती है आपको वही करनी है, आप करके चले आएंगे। लेकिन अगर आप 2 का 1 किए, 1 का 2 किए, यानी कि फर्स्ट में अंग्रेजी ले लिए, सेकंड में हिंदी ले ली। फर्स्ट अंग्रेजी लेंगे तो लिटरेचर यानी कि साहित्य पूछेगा अंग्रेजी में, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का हालत खराब हो जाता है। अब आप सेकंड में हिंदी चूज किए तो आपको भी लिटरेचर यानी कि साहित्य पूछा जाएगा, उसमें भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश का अगर आपको पेपर देना तो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश, सॉरी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश भरेंगे, ज्यादा ठीक है। अब उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है सीडीपी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और एंडोर्समेंट प्रोग्राम करके, मतलब काफी चीजें इसमें आती हैं, पेडागोजी आता है और सब सारी चीजें आती हैं, बच्चों से संबंधित चीजें आती हैं। मतलब इसमें छोटे बच्चों के विकास, उनके क्रम को लेके अध्ययन के बारे में चीजें आती हैं। जब आप डिटेल में सिलेबस में पढ़ेंगे, वातावरण, व्यतिकरण, सारी चीजें हैं आपको मिलेंगी। तीसरा हो गया, चौथा आपका होगा एनवायरमेंट और मैथ। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपका 30-30 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका कितना हो गया, ये इधर टोटल आपका 150 मार्क का आएगा। यानी कि कितने मार्क का आएगा, 150 मार्क का आएगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन। नो निगेटिव मार्किंग रहेगा, आप पूरे में पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। जर्नल 90 क्वेश्चन 150 में से अगर सही कर देते हैं तो ये क्वालिफाई मान लिए जाएंगे और ये सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं। इसका कोई एज नहीं है, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, आप भरिए। लेकिन हाँ, इसके बाद जो मेन फॉर्म भरना है वैकेंसी का, उसमें जो उसमें मांगा जाएगा आपका उम्र की इतने उम्र तक ही भर सकते हैं। लेकिन इसको आप कभी भी भर के पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज इधर इधर आ जाइए। इसमें क्या है, हिंदी 30 नंबर का आएगा। इंग्लिश और संस्कृत में से जो चीजें लैंग्वेज की यहाँ थी वो भी यहाँ 30 नंबर, कितना हो गया 60। 30 नंबर का सीडीपी हो गया 60। अब मैथ साइंस मिला के 60 नंबर का आएगा जो साइंस साइड के विद्यार्थी होंगे। सोशल साइंस का आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो बीएससी किए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह से, उनके लिए मैथ साइंस का 60 क्वेश्चन। जो आर्ट साइड जैसे बीए से होंगे उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का 60 क्वेश्चन आपका आएगा करने के लिए। तो ये 3 चीजें और ये 3 चीजें यहाँ कॉमन है। यहाँ पे ये स्ट्रीम यानी कि वर्ग के हिसाब से बढ़ जाती है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे भी आपका 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, नो निगेटिव मार्किंग है, आप पूरे में से पूरा कर सकते हैं। और 90 क्वेश्चन 150 में से अगर आप सही करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। इसका एग्जाम डेट 1 दिसंबर को है। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो 30 नवंबर को 2 दिन में ये एग्जाम करा लेंगे। पेपर टू यानी कि सीटेट 2 को पेपर 2 भी बोलते हैं। तो मतलब 6 से लेके 8 तक का जो एग्जाम होगा वो 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद 2:30 बजे से इवनिंग में पेपर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी का जो 1 से 5 वाले हैं इनका एग्जाम शाम को होगा। ठीक है, एज लिमिट हमने बताया था, कोई एज लिमिट नहीं है, आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। नो निगेटिव मार्किंग हमने बताया था। ठीक है, अब आगे टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क के। हाँ, फीस वाला हम देख लेते हैं। फीस, अगर आप पेपर 1 भरते हैं तो आपका 1000, पेपर 2 भरते हैं तो आपका 2000, पेपर 3 भरते हैं तो आपका 3000, पेपर 4 भरते हैं तो आपका 5000, पेपर 5 भरते हैं तो आपका 1000। 5000 तो आपका 1000
अगर आप पेपर 2 भरते हैं तो भी आपका 1000, और कोई व्यक्ति पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरता है तो उसको देने पड़ेंगे 1200 रुपए की फीस। ये एक मोटी फीस है। मुझे नहीं लगता सरकार को इतना पैसा लेने की जरूरत है, लेकिन सरकार ले लेती है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बाकी मेरा काम तो सजेशन देना है। तो ये इसका फीस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे पेपर में चीजें आती हैं। तो हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पेडागोजी। आप चाहे हिंदी उठाइए, चाहे अंग्रेजी उठाइए, चाहे संस्कृत उठाइए, चाहे एनवायरमेंटल उठाइए, चाहे मैथ उठाइए, पेडागोजी। पेडागोजी मतलब समझने वाली चीजें हैं। आज जब आप इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी। जैसे मान लीजिए हिंदी का 30 क्वेश्चन है तो 2 बार में 15 भाग आपका सब्जेक्ट से आएगा और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आ जाएगा। इंग्लिश है तो 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से आएगा, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आ जाएगा। संस्कृत है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आ जाएगा, 15 क्वेश्चन आप पेडागोजी से आएगा। ठीक है, सीडीपी छोड़ दीजिए आप। एनवायरमेंटल आपका 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएगा, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आ जाएगा। मैथ है, मैथ में 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी कि 150 क्वेश्चन में आपका 60 क्वेश्चन पेडागोजी से आएगा। ठीक है, अब बचा 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएगा। और सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे एनवायरमेंटल है तो एनवायरमेंटल का 3 से लेके 5 तक का बुक पढ़ लीजिए। उसके पात्र कौन कौन से हैं, उसमें एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप रट लीजिए। मेरी बात मानिए, सबसे बेस्ट तरीका है सफलता एक ही बार में प्राप्त करने का, क्योंकि वही नाम, वही कंटेंट, वही चीजें डायरेक्ट उठा के आपके पेपर में पूछ लेता है। और आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, कोचिंग के चक्कर में रहते हैं, तो चीजें आपकी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मैथ आपका छोटा 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 कॉन्सेप्ट आएगा, आप वहां से कर लीजिए। संस्कृत भी आप तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये हो गया आपका, आपकी चीजें हो गई। ठीक है, अब पेडागोजी है क्या? पेडागोजी क्या है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट मान लीजिए मैथ है तो हमें बच्चों को मैथ कैसे पढ़ाना है, हमें बच्चों को मैथ कैसे समझाना है, हमें उनको कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सब चीजें उस सब्जेक्ट के बगल में पेडागोजी के रूप में दी होती हैं, जिससे हम अध्ययन करते हैं, चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, फिर जाके उसे बच्चों पर अप्लाई करते हैं, जिससे उनका बहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, तो सरकार इसलिए इसको रखती है। अब आगे आ जाइए जूनियर पे। जैसे 15 क्वेश्चन हिंदी का है तो यहाँ पे भी 15 पेडागोजी मान लीजिए, 15 सब्जेक्ट का मान लीजिए। इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, 15 पेडागोजी, 15 आप सब्जेक्ट का मान लीजिए, सीडीपी छोड़ दीजिए। अब मैथ और साइंस 60 क्वेश्चन है, 60 में से 20 आप पेडागोजी मान लीजिए, 20 आप सब्जेक्ट मान लीजिए साइंस वाले। अब सोशल साइंस में आ जाइए, यहाँ भी 60 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आप पेडागोजी मान लीजिए, 20 सब्जेक्टिव मान लीजिए। हम तो कह रहे हैं सोशल साइंस वाले 6 to 8, हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा 10 तक का, 6 to 10 मान लीजिए आप। एनसीईआरटी उठा के एक एक लाइन फॉलो कर लीजिए। अगर एक क्वेश्चन सब्जेक्ट का 40 से बाहर जाएगा तो मैं आपको यहीं फिर मिलूंगा। आप आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या चैनल मेरा अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा। ठीक है, और मैथ साइंस के लिए भी मैं कहूंगा 6 से लेकर 10 तक की अगर आप साइंस और मैथ देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और पेडागोजी ऐसी चीज है, इसमें 30 में 30 लाया जा सकता है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे अच्छे से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करेंगे तो चीजें अच्छे से हो जाएंगी। आई होप, मुझे लगता है जो भी जानकारी मैं लेकर आया था वो मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी है। और मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी आप नीचे कमेंट करिए। अगर आपको इन सिलेबस के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी, तो आप हमको दे सकते हैं। और हाँ, आपके एग्जाम में मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, 2 मंथ। तो ये समय बहुत ही कम होता है आप लोगों के लिए। जी जान से लग जाइए, कहीं किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़िए, सेल्फ स्टडी करिए अगर आप पुराने पढ़े हुए हैं तो, और चीज़ों को रिवाइज करिए और अपना निकाल दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।